हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेपो रेट होता क्या है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है। हम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि है कि यदि मार्केट में कैश या नकद बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या इससे महंगाई बढ़ेगी या घटेगी। इस वीडियो में हम बहुत सारे बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो इंश्योर रखिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये 8 बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहला है रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, सीआरआर, पीएलआर, एसएलआर। ये 8 बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज है, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मार्केट में यदि कैश बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो इससे महंगाई बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो इसमें मैं एक एग्जांपल मैंने लिया है, उस एग्जांपल के बेसिस पे हम समझेंगे। मान के चलिए शुक्ला जी हैं, वो आज बैंक गए और बैंक से उन्होंने 1 लाख का लोन लिया। तब तक शुक्ला जी के पास बहुत कम रुपए थे, बट आज वो बैंक गए, बैंक से उन्होंने लोन लिया। इनके पास क्या हो गया, जो कैश, जो पैसे या नकद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राइट। अब क्या हुआ, ये मिठाई की दुकान में गए। ठीक है, मिठाई की दुकान में समझे मिश्रा जी बैठे हैं। अब मिश्रा जी ने देखा, कल जब शुक्ला जी मिश्रा जी के पास गए थे मिठाई लेने के लिए, तो 100 रुपये केजी बोल रहे थे, लेकिन वो डिस्काउंट मांग रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे थे नहीं। पर मिश्रा जी ने देखा कि शुक्ला जी का हाव भाव बढ़ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो कल तक जो 100 रुपये केजी प्राइस मिल रहा था, तो मिश्रा जी ने देखा इनका हाव भाव बढ़ा हुआ है कि कैसे, क्योंकि इनके पास कैश जो नकद है बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो मिश्रा जी ने कहा कि यार एक काम करिए, आज तो यार शुक्ला जी ये जो मिठाई का दाम है ये बढ़ चुका है, ये 100 रुपये से 150 रुपये केजी हो गया है। लेकिन आप हमारे एक फेवरेट कस्टमर है, मतलब रोज हमारे पास आते हैं, तो हम आपको डिस्काउंट देते हैं, हम आपको 120 रुपये केजी में बेचना चाहेंगे। क्योंकि मिश्रा जी खाली देखना चाहते थे कि शुक्ला जी 120 रुपये केजी में खरीद सकते हैं कि नहीं, या खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। बट यहाँ पे शुक्ला जी के पास पैसे बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। तो शुक्ला जी ने बिना कुछ सोचे समझे इसको खरीद लिया। मिश्रा जी ने सोचा, जब शुक्ला जी ये खरीद सकते हैं, मतलब क्या है कि शुक्ला जी आज, जो कल तक 100 रुपये केजी में मिल रहा था, आज शुक्ला जी 120 रुपये पर केजी, जब जो लड्डू लेने गए थे वो, उसका दाम जैसे उन्होंने 120 रुपये केजी बढ़ा दिया, तो भी शुक्ला जी खरीदने को रेडी हो गए। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इसका दाम बढ़ा के देखते हैं कि लोग खरीदेंगे कि नहीं होंगे। तो यही चीज़ होता है, जब मार्केट में कैश या तरलता बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, या मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? तो लोगों के पास क्या होता है कि जैसे पैसे आ जाते हैं, तो वो बिना कुछ सोचे समझे, यदि कोई प्राइस ज़्यादा दाम का बिक रहा है तो वो खरीदने को रेडी हो जाते हैं, वो डिस्काउंट डिस्काउंट को सोचते नहीं। जो सामान, यदि ये मिठाई 150 का भी हो जाए तो लोग खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि लोगों के पास आज पैसा बहुत ज़्यादा हाई है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इससे क्या होता है, जैसे महँगाई बढ़ती है, फिर गरीब लोगों के लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सरकार ये नहीं चाहता कभी भी कि इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ते रहे। तो सरकार क्या करता है, हमेशा आरबीआई को हमेशा बोलता है, यार मार्केट में महँगाई बढ़ गई है, आप इसका कुछ करिए। तो एक चीज़, खाली एक चाबी है आरबीआई के पास, जब वो चाबी घुमाता है तो इससे क्या होती है, महँगाई अचानक से घट जाती है। वो कौन सी चाबी है, हम डिस्कस करते हैं कुछ देर में। एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं बताता हूँ, वेनेज़ुएला का केस। 2018 में आपने बहुत ज़्यादा वेनेज़ुएला का केस, बहुत न्यूज़ सुना होगा। वहाँ पे क्या था कि महँगाई अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो सरकार ने सोचा महँगाई को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कैश बहुत ज़्यादा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा उन्होंने कैश देना स्टार्ट कर दिया। बट इससे ये चीज़, जो डिसीजन था उनका, वो बैकफायर उन पे हो गया। इससे उन्होंने देखा कि वेनेजुएला का जो इन्फ्लेशन रेट था वो 1.5 लाख% हाई हो गया। आज जो आइटम 1,000 रुपये का मिल रहा था, वो कल को, मतलब वो कल क्या, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद वो 1.5 लाख रुपये का हो गया वो। तो हमेशा ये बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि जब मार्केट में कैश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि तरलता बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो इससे महँगाई बढ़ती या घटती है। तो हमेशा याद रखिए, जब कैश ज़्यादा हो जाएगा तो महँगाई भी बढ़ जाएगी। जब कैश कम होगा मार्केट में, तो महँगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब ये कम ज़्यादा कैसे होता है, तो जो चाबी है उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे हम। मान के चलिए आपके और मेरे जैसे ग्राहक है, ठीक है। अब हमें लोन चाहिए तो हम किसके पास जाते हैं, कोई भी कमर्शियल बैंक हो गया जो अपने हमारे घर के नज़दीक है, लाइक एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी उसके पास जाते हैं। अब क्या होता है, बैंक हमें लोन देती है, राइट। उस लोन के ऊपर जब बैंक इंटरेस्ट लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस रेट। बेस रेट क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक किसी भी कस्टमर को जो पैसे देती है या लोन देती है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाती है, वो हमेशा उसको हम बेस रेट बोलते हैं। बट कभी तो ऐसा होता होगा कि जब कमर्शियल बैंक को भी पैसे की ज़रूरत होती है,
तो जभी भी कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है, वो आरबीआई का गेट खटखटाता है और आरबीआई से वो लोन लेता है। आरबीआई उस लोन पे जो इंटरेस्ट लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं रीपर्चेज़ ऑप्शन यानी कि रेपो रेट। तो हमेशा इस कांसेप्ट को याद रखिएगा, जब कमर्शियल बैंक को लोन लेना होता है, तो वो आरबीआई से लोन लेती है। उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है, वो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। और जब किसी कस्टमर को लोन लेना होता है, तो वो जब कमर्शियल बैंक उस कस्टमर को लोन देती है, उसके ऊपर जब वो इंटरेस्ट लगाती है, उसको हम बोलते हैं बेस रेट। यहाँ पे एक और चीज़ समझिए, रेपो रेट क्या है, कम होता है, बेस रेट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो इस इंटरेस्ट से ही पैसे कमाती है। जिस दिन रेपो रेट बेस रेट से ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियस सा बात है, बैंक के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमाया, तो दिन भर लॉस में ही रहेगा। तो हमेशा याद रखिए, बेस रेट हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि रेपो रेट ज़्यादा बड़ा होता है, बेस रेट ज़्यादा बड़ा होता है। बेस रेट यानी कस्टमर को जो इंटरेस्ट दिया गया जिस लोन पे, तो वो लोन बेस रेट हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होता है, तभी बैंक प्रॉफिट कमाती है। अब यही एक रेपो रेट है जो आरबीआई के पास है, जिससे वो महंगाई को कम या ज़्यादा करती है। मान के चलिए रेपो रेट आज कम है, तो क्या होगा? जो बेस रेट होगा, ऑब्वियस सा बात है, वो भी थोड़ा कम होगा, राइट? मान के चलिए रेपो रेट एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए आज 5% है, तो कल को आपको 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट? ठीक है। कल को मान के चलिए आप 10% आपने लोन ले लिया, राइट? फिर ऑब्वियस सा बात है, पैसे हो गए, आप गए दुकान में, आप खरीदना कोई भी अमाउंट चालू कर दिए। कल को देखा सरकार ने कि यार चलो यार, ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे महंगाई अचानक से बढ़ गई, तो फिर वो आरबीआई को बोलेगा यार एक काम करो, आप रेपो रेट को वो बढ़ा दो सीधा। तो मान के चलिए 50% को बढ़ा के इसने 5% को बढ़ा के इसने 40% रेपो रेट कर दिया। तो क्या लगता है बेस रेट क्या होगा? 40% से बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियस बात है, बढ़ जाएगा, क्योंकि बेस रेट रेपो रेट से हमेशा बढ़ता है। तो बेस रेट मान के चलिए 50% हो गया। तो कोई भी एक आदमी है, जो आपको लगता है कोई भी इंसान है जो लोन लेगा 50% इंटरेस्ट पे, कभी नहीं लेगा। तो यही एक रेपो रेट है, जो चाबी है सरकार के पास या आरबीआई के पास, जिसके बेसिस पे वो मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करती है। इधर वो कभी महंगाई बढ़ाती है या घटाती है। महंगाई बढ़ गया तो आरबीआई क्या करते हैं, रेपो रेट को बढ़ा देता है, तो महंगाई घट जाती है। या रेपो रेट जब महंगाई घटना हो जाती है, तो उसको जब बढ़ाना होता है मार्केट में, तो सीधा इसको कम कर देता है रेपो रेट। महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाती है वहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चाबी है। अब यहाँ पे जैसे आपको ये समझ में आ गया कि रेपो रेट हमेशा बैंक रेट से कम होता है, कि रेपो रेट जहाँ बैंक रेट से ज़्यादा हो गया, इससे क्या हो जाएगा कि अब ये सब होता है, कोई भी कमर्शियल बैंक प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब ये 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। जब किसी भी बैंक को, कमर्शियल बैंक को, एक दिन के लिए लोन लेना होता है, उसके ऊपर आरबीआई जो इंटरेस्ट लगाते हैं, हम उसको बोलते हैं एमएसएफ। आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस मतलब 11 फरवरी को 2023 को, तो एमएसएफ है 6.75%। रेपो रेट क्या होता है? जब बैंक 214 दिन के लिए लोन लेती है, उसके ऊपर जो आरबीआई इंटरेस्ट लगाता है, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। तो आज के दिन है 6.5%। और जो लॉन्ग टर्म के लिए जब कमर्शियल बैंक लोन लेती है, उसके ऊपर जो आरबीआई इंटरेस्ट लगाती है, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट, जो जो कि है 6.75%। तो हमेशा याद रखिए, एमएसएफ क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। हमेशा एक चीज़ आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा लोन है, मतलब कौन सा ऐसा लोन है जो, कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है जो हमेशा ज़्यादा हाई होता है। तो हमेशा याद रखिए, उस इंटरेस्ट का नाम क्या है? एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। क्योंकि क्या होता है, एक दिन का लोन मतलब जब इमरजेंसी में बैंक लोन लेती है किस आरबीआई से, तो आरबीआई करता है उस पर ज़्यादा ही हमेशा इंटरेस्ट लगाता है। अभी सोचिए, जब आपको किसी को इमरजेंसी में फंड देते हैं, तो उस पर आप थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा हाई कर देते हैं, क्योंकि आप इमरजेंसी में वो दे रहे हैं। और 214 दिन के लिए जो, तो एक और चीज़ है, जब 214 दिन के लिए बैंक जनरली क्या होता है, 214 दिन के लिए ही लोन लेती है। उस लोन पे जो इंटरेस्ट होता है, उसको हम हमसे बोलते हैं रेपो रेट। ये भी बहुत सारे एग्जाम में आता है कि रेपो रेट कितने दिन के ड्यूरेशन पे जब बैंक लोन लेती है, तो उस पे रेपो रेट लगता है। तो 214 दिन के लिए जब बैंक लोन लेती है, उसके ऊपर हम रेपो रेट लगाते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में। वो कुछ देर के बाद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं पहले। यहाँ पे क्या है, मान के चलिए बैंक के लिए भी जो ग्राहक है, वो दो टाइप में उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। एक है जो उनके रेगुलर ग्राहक है, एक है जो उनके फेवरेट ग्राहक है। रेगुलर ग्राहक मतलब हो गया जिसने अभी हाल फिलहाल में अपना अकाउंट खोला उस बैंक के साथ। फेवरेट कस्टमर हो गया यानी कि वो बहुत पुराने कस्टमर है उस बैंक के साथ, ठीक है। और उन्होंने उसमें जो पैसे रखे हैं बैंक में, वो बहुत ज़्यादा रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल मोर देन करोड़ है। तो आप ही सोचिए, मान के चलिए आप एक बिजनेसमैन है, या फॉर एग्जाम्पल एक दुकानदार है। आपके पास जब कस्टमर्स आते हैं, आप डिस्काउंट किसको ज़्यादा देते हैं? ऑब्वियस सा बात है, ऐसे कस्टमर को जो आपको पता है ये फेवरेट कस्टमर, ये हर महीने हमारे पास आते हैं सामान खरीदने के लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, उसको डिस्काउंट ज़्यादा देते हैं। तो सेम वे में बैंक काम करते हैं। बैंक क्या करते हैं, जब वो लोन देते हैं रेगुलर कस्टमर को, तो उस पर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाता है। जब वो फेवरेट कस्टमर को लोन देता है, तो उस पर वो कम इंटरेस्ट रेट लगाता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब बैंक किसी भी रेगुलर कस्टमर को लोन देता है उसको हम बोलते हैं पीएलआर मतलब प्राइमरी लेंडिंग रेट। और जब जो जो कि हमेशा ज़्यादा हाई होता है इन कंपैरिजन टू जब बैंक किसी फेवरेट कस्टमर को लोन देता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगाता है। तो फिर आपको समझ में आ गया प्राइमरी लेंडिंग रेट क्या होता है यहाँ पे। अब मान के चलिए बैंक है, ठीक है, और यहाँ पे हॉलीडेज है, फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे है या पब्लिक हॉलीडे है। तो बैंकों के पास पैसे तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, उसका कोई यूज़ है नहीं। तो बैंक के आरबीआई को बोलता है कि आप ये पैसे जो ये पैसे हैं वो अपने पास आप रख लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर आप एक इंटरेस्ट आप हमें दे दीजिएगा जब आप हम रिवर्स करेंगे। तो उस पे जो 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 वो इंटरेस्ट होता है बेसिकली जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसे लेंड मतलब देती है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगाती है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे अब देखिए आरबीआई तो पैसे मांग नहीं रहा किसी कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक तो खुद ही लोन दे रही है, मतलब खुद बोल रही है कि अब ये पैसा हमारे अपने पास रख लो। तो अब जो रेपो रेट होता है वो रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होता है, हमेशा याद रखिएगा कि रिवर्स रेपो रेट क्या है। बेसिकली बैंक बोल रही है आरबीआई को रिक्वेस्ट कर रही है यहाँ पे कि आप ये हमारे पैसा अपने पास रख लो। तो जब आप खुद ही से पैसा दे रहे हो तो ऑब्वियस है उसमें जो इंटरेस्ट रेट लगेगा हमेशा कम ही लगेगा। आरबीआई क्यों मतलब तो बेमतलब का यदि मान के चलिए रेपो रेट से ज़्यादा हो गया इसका रिवर्स रेपो रेट कभी भी, वो तो बेकार के ही आरबीआई पैसे रख रही है ना फिर वहाँ का। तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि रेपो रेट क्यों ज़्यादा होता है, रिवर्स रेपो रेट क्यों कम होता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रेपो रेट ज़्यादा बड़ा होता है रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है जब बैंक कमर्शियल बैंक आरबीआई को रिक्वेस्ट करती है पैसे रखने के लिए, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। अब एक सिंपल सा एक एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, एनडीटीएल क्या है। एनडीटीएल एक टर्मिनोलॉजी है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। जो बैंक है, बैंकों के पास पैसे कौन से वाले पैसे हैं, हमारे पैसे हैं, राइट। हमारे पैसे मतलब नेट डिपॉजिट जो हमने करके रखा है। और टाइम लायबिलिटी मतलब कि कभी ना कभी तो उस बैंक को तो वो पैसे हमें लौटाना है। तो बैंक के पास जो हम पैसे रखते हैं उसका एक बैंकिंग टर्म है जिसको हम बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी। यहाँ पे एक टर्म आता है सीआर और एसएलआर। मान के चलिए बैंकों के पास ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो बैंक क्या करेंगे, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोगों को लोन देना स्टार्ट कर देंगे। जैसे लोगों को लोन देना स्टार्ट किए, मार्केट में कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में प्राइस जो भी आइटम के दाम में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। आरबीआई को पता है कि यदि ऐसा आरबीआई ने कुछ एक ये दो चीज़ें आरबीआई के पास हमेशा रखती है। और ये क्या करती है आरबीआई, हमेशा इस चीज़ जो ये नंबर आप देख रहे हैं सीआरआर एसएलआर, ये हमेशा चेंज करते रहती है। आरबीआई बोलती है बैंकों को कि आप अपने एनडीटीएल जितना भी आपके पास नेट डिपॉजिट है उसका 4.5% अभी के हिसाब से हमारे पास एज अ सिक्योरिटी अमाउंट रखिए। तो अब पिछले एक स्लाइड में मैंने आपको बताया था जब बैंक पैसे देती है आरबीआई को, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाते हैं वो रिवर्स रेपो रेट होता है। तो बैंक तो यहाँ बोलता है कि भाई आप हमें रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट दे दो, पर सिक्योरिटी अमाउंट के ऊपर कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। तो हमेशा याद रखिए सीआरआर, जब सीआरआर क्या होता है, एक बेसिकली सिक्योरिटी अमाउंट है जहाँ पे कमर्शियल बैंक है, वो जो रूल बना हुआ है कि कमर्शियल बैंक इतना परसेंट जो नेट डिपॉजिट का 4.5% आज के हिसाब से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो के हिसाब से 4.5% ऑफ एनडीटीएल हमेशा आरबीआई में सेव रखेगी। क्यों चाहिए आरआर, सीआरआर का मतलब मेन ज़रूरत क्या होता है कि मान के चलिए कल को कुछ फ्रॉड हो गया और कल को बैंक बंद हो गया, तो जब तक सरकार उस बैंक वाले जो मालिक है उसको पकड़ेगी तब तक तो आरबीआई के पास इतने पैसे होंगे ना ताकि उसके जो कस्टमर्स है उसको पैसे दे सके, राइट। इसलिए हमेशा सिक्योरिटी के रूप में वो उतना अमाउंट सीआरआर के रूप में अपने पास सेव रखती है। अब मान के सीआर भी 4.5%, मतलब बैंकों के पास तो 95.5% तो पैसे पड़े हुए हैं, वो भी तो बहुत ज़्यादा हुआ। फिर से वो उसका कमर तोड़ दिया कमर्शियल बैंक का, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो रुकेंगे नहीं क्योंकि उनको तो प्रॉफिट कमाता है। वो एक रूल लगा के रखी है आरबीआई कि आपको एसएलआर के रूप में 18% जो आपके पास नेट डिपॉजिट है उसका हमेशा आप अपने पास सेव रखेंगे। कल को मान के चलिए बहुत टाइम ऐसा होता है बैंक बोलते हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं, जब कस्टमर लोन लेने जाता है तो वो बोलेगी ना कि आपके पास इतना अमाउंट सेव है। आरबीआई इसलिए बोलता है उतना अमाउंट हमेशा अपने पास सेव रखें ताकि कल को कुछ भी कंडीशन हुआ तो ये सेव अमाउंट हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं। यदि आप इतना परसेंट सेव नहीं रखेंगे तो आरबीआई करता है करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा देता है। तो यानी वो क्या है कि उसको कंट्रोल मतलब कमर्शियल बैंक को हमेशा कंट्रोल करके रखता है ताकि लोगों के जो पैसे हैं वो हमेशा सेव रहे। ऐसा नहीं कि कल को कोई भी आया, कोई भी कमर्शियल बैंक ओपन करके फ्रॉड करके निकल गया, वैसा नहीं। लोगों के पैसे सेव रहें इसलिए आरबीआई हमेशा सीआर और एसएलआर का हमेशा यूज़ करते रहता है। ऊपर में जो आपको मैंने बताया था एमएसएफ हो गया, बैंक रेट हो गया, रेपो रेट, ये आरबीआई क्या करता है, मैंने जनरली जो देखा है वो साल भर में 4 बार तो चेंज होते ही हैं। 4 बार तो नहीं, कभी कभी तो 8 बार भी चेंज हो जाते हैं, वो हमेशा चेंज ही होते रहते हैं। तो जो वो मैंने रेट बताया वो आज के हिसाब से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास मोबाइल में एक मैसेज आता है कि रेपो रेट आज बढ़ गया, तो उससे क्या होता है, रेपो रेट जब बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, जो बेस इंटरेस्ट है जिस रेट पे कस्टमर लोन ले रहा है,
ऑब्वियस सा बात है, वही बढ़ जाएगा। वीडियो में आपने देखा था कि 5% जब इंटरेस्ट रेट था तो रेपो रेट उस टाइम पे बेस रेट क्या था, मैंने सेट किया हुआ था 10%, राइट। अब रेपो रेट को मैंने 5% से मान लीजिए 20% कर लिया, तो बैंक को तो प्रॉफिट इसी से कमाता है। रेपो रेट क्या हो गया, बैंक, कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से पैसे लिए 20% पे। जब वो किसी को लेंड करेगा, मतलब किसी कस्टमर को पैसा देगा, तो ऑब्वियस तो इंटरेस्ट रेट जो बेस रेट होगा, जिस रेट पे वो कस्टमर को पैसा देगा, वो ज़्यादा होगा, इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो मार्केट में जो लोग हैं लोन तो लेना कम कर देंगे अचानक से। क्यों भाई, जैसे जैसे लोन का इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस है, तो लोग लोन अब क्यों लेने जाएंगे, क्योंकि जब वो हमेशा वेट करेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट है कम हो। जैसे लोन लेना लोग कम करेंगे तो मार्केट में कैश क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसे कैश कम होगा तो आइटम्स के जो डिमांड थे वो ऑटोमेटिक कम होने हो जाएगा, गिर जाएगा। जो मिश्रा जी ने जो लड्डू का दाम 120 रुपये केजी कर दिया था, वो अब देखेंगे कि कोई खरीदने नहीं आ रहा 120 रुपये केजी में। अब क्या होगा, वो 100 रुपये से नीचे उस लड्डू का दाम कर देंगे, सीधा वो 90 रुपये केजी आके सेट कर देंगे, क्योंकि उनको पता है डिमांड है ही नहीं, लोग खरीद ही नहीं रहे। तो वो क्या करेंगे, अचानक से जो आइटम के प्राइसेस अचानक से वो गिराना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे अचानक से आइटम के प्राइस गिर गए तो इससे क्या होगा, महंगाई अ, अचानक से कम हो जाएगी। तो हमेशा याद रखिए, रेपो रेट क्या है, इट इज़ अ की टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। बेसिकली क्या है, एक ऐसा चाबी है आरबीआई के पास और सरकार के पास, जिससे वो महंगाई को हमेशा कंट्रोल करती है। जैसे उसको लगता है कि मार्केट में महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो गई है, तो रेपो रेट को वो बढ़ा देता है। जैसे ही बढ़ाता है तो महंगाई हमेशा कम हो जाती है। कोरोना के केस में हमने देखा था, सरकार ने रेपो रेट को अचानक से कम किया था, क्योंकि लोगों ने देखा कि लोग के पास उस टाइम पे पैसे हो नहीं रहे, क्योंकि लोग हमेशा ऑब्वियस सा बात है घर पे थे, इसलिए उस टाइम पे रेपो रेट सरकार ने बहुत ज़्यादा कम किया था, ताकि लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा आए। इसलिए उस टाइम पे थोड़ी महंगाई बढ़ गई थी। फिर उस महंगाई को अब कंट्रोल करने के सरकार हमेशा हर 1-2 महीने में देखेंगे रेपो रेट हमेशा बढ़ते ही रहता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि रेपो रेट क्या है, रेपो रेट सरकार कब और कैसे यूज़ करती है, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में बहुत सारे बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर आइडिया लग गया होगा कि किस टर्म का फुल फॉर्म क्या है, वो टर्म कब यूज़ होता है। इस वीडियो में आपको जब कहीं पे भी डाउट होगा तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।